अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जो है स्टार्ट करना है हमने अपना जो न्यू मॉड्यूल है केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट टू ग्रुप्स हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं और जो नेक्स्ट हैं उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं जो बाकी ग्रुप्स हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो पी, उसमें शेल में उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा तो हमने उसमें डिफरेंट इसके पी ब्लॉक का भी स्टडी किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो किस तरह से वेरी करती हैं। डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ थी, किस तरह से वेरी करेंगे वो हम उसको देख चुके थे। लेकिन इसमें कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। आज सबसे पहले जो है हमारे पास उसमें से कार्बन और सिलिकॉन है। कार्बन और सिलिकॉन में से आज हमारा फोकस होगा कार्बन पे। ठीक है, कार्बन का सबसे पहले तो हमने देखना है कि एनामलस बिहेवियर क्या होता है कार्बन का। अब इस एनामलस बिहेवियर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनामलस बिहेवियर है क्या। देखिए, हमारे पास हर ग्रुप के कुछ मेंबर्स होते हैं, उनकी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जब एनामलस बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ये होता है कि डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल ऑर्डर। डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल ऑर्डर मतलब जो उनका असल ऑर्डर है किसी भी ग्रुप का, उसमें से अगर वेरिएशन आ जाए किसी एलिमेंट की तो वो उसका क्या होगा, एनामलस बिहेवियर होगा। जैसे हम कहते हैं कि कार्बन है तो कार्बन अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स से क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं चेंज होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो चेंज होती हैं उनकी। उन प्रॉपर्टीज़ में क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे कुछ मेंशन की गई हैं कि कार्बन हमारे पास नॉन मेटल है, जबकि हम इसी ग्रुप के बाकी मेंबर्स को देखें तो वो हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। जैसे हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो वो नॉन मेटल से मेटल्स की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह से इसमें से एक जो मेंबर सिलिकॉन है वो मेटलॉइड्स भी होगा, लेकिन ज़्यादातर क्या है, मेटल्स हैं। तो कार्बन चूँकि नॉन मेटल्स है तो ये इसका एनॉमलस बिहेवियर होगा। इसके अलावा इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। बाकी मेंबर्स जो होते हैं वो कैटिनेशन शो नहीं करते, जबकि जो कार्बन है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन होता है कि ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट होता है, क्योंकि कार्बन जो है हमारे पास उसकी वैलेंसी 4 होती है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हम देखते हैं कि ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कुछ ओपन चेन भी हो सकते हैं, रिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ये एक लंबी चेन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये मैंने एक सिंपलेस्ट सी एग्जांपल दी है। ठीक है, तो इस तरह से ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। टेट्रावैलेंसी है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा इसका स्मॉल साइज़ होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की जो कि बाकी ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट हैं। ये होती क्यों है, क्यों ये एनॉमलस बिहेवियर शो करती है, रीज़न क्या है, वाई। एक तो ये इसका एक्सेप्शनल साइज़, मतलब इसका साइज़ छोटा है इसलिए ये इस तरह के बिहेवियर शो करता है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता। हम देखते हैं चूँकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो पी ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ से नेक्स्ट मूव करते हैं तो वहाँ पे डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें डी ऑर्बिटल की अब्सेंस की वजह से भी एनॉमलस बिहेवियर जो है कार्बन शो करता है। ये सारे क्या हैं, कार्बन जो होते हैं ना सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। तो सेकेंड पीरियड जो होता है इसका मतलब है 2p। अब 2p जो मतलब सेकेंड शेल होगा उसके अंदर p ही होगा, या s होगा, 2s होगा, d नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जब हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो उसमें 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। नो डाउट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस p तक होती है। ठीक है, d में फिलिंग नहीं होती, लेकिन इस शेल के अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। जब कभी
ज़रूरत पड़ती है तो ये डी ऑर्बिटल यहाँ से यूज़ होकर बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पे डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पे कार्बन के अंदर डी ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ये इसकी रीज़न है एनोमलस बिहेवियर शो करने की। इसके अलावा कार्बन जो होता है इसके पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, साइज़ इसका छोटा होता है। जबकि बाकी जो मेंबर हैं ये पी ऑर्बिटल के साथ मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता, जिस तरह से कार्बन एक स्टेबल बॉन्ड बनाती है, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ये सारे इसका एनोमलस बिहेवियर था जो कि ये शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि कार्बन की डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स जो है हमारे पास, ये एलोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम कहते हैं कि सम केमिकल एलिमेंट जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स। एक से ज़्यादा फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। एक ही एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको एलोट्रॉप्स कहेंगे। जैसे कार्बन है वो डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में, फ्लोरीन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये मेन 3 है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स। जबकि इसके अलावा भी आप देखेंगे यहाँ, जैसे मैंने कुछ की पिक्चर्स भी दी हुई हैं, डिफरेंट तरह से हैं, जो उनकी कह लें सब कैटेगरीज ही होती हैं। नैनो ट्यूब्स होगी, ग्रेफीन हो गई, इसके अलावा फ्लोरीन, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सारी हमारे पास एलोट्रॉप्स हैं कार्बन की। जबकि जो मेन 3 है वो हम कहते हैं कि ये डायमंड है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन्स। ये 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं कार्बन की, जिनमें से हमारा मेन फोकस है फ्लोरीन्स। ठीक है, अब फ्लोरीन्स में ही देखें तो नैनो ट्यूब्स भी आती हैं, बकीबाल्स भी आती हैं और बकमिनिस्टर फ्लोरीन्स भी आती हैं। ये सारी फ्लोरीन्स में ही आ रही होती हैं डिफरेंट तरह से। ये हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, कब हम इसको नैनो ट्यूब्स कहेंगे, कब हम इसको बकीबाल्स कहेंगे। और फ्लोरीन्स का कॉमन नेम बकमिनिस्टर फ्लोरीन्स होता है, इसी से ये नाम ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म ज़रूर हैं, लेकिन इन सब के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। बस फ़र्क ये होता है कि इनकी अरेंजमेंट जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है लेकिन अरेंजमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इसकी कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। ग्रेफाइट, इनकी शेप देखें चेंज है, ग्रेफाइट में ये अरेंजमेंट है, डायमंड में ये अरेंजमेंट है, ये PC8 ये इसमें ये अरेंजमेंट है। फ्लोरीन से देखें स्फेरिकल फॉर्म में है, नैनो ट्यूब जो होती हैं वो इलोंगेटेड फॉर्म में होती हैं, ग्रेफेन की ये वाली शेप होती है। डिफरेंट एलोट्रॉप्स जो होती हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, उनकी शेप डिफरेंट होती है। अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट का कंपैरिजन करें तो देखते हैं कि हमारे पास जो डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं दोनों में प्योर कार्बन ही होती हैं, दोनों कोवलेंट बॉन्ड के साथ ही मिलके बनी होती हैं। पहले तो इनकी सबसे पहले शेप चेक करें। अब ये हमारे पास क्या है, ये डायमंड है, ये हमारे पास क्या है, ये ग्रेफाइट है। डायमंड वो कहता है कि ईच कार्बन एटम इज़ जॉइंट टू फॉर्म और टू 4 अदर कार्बन एटम, और रेगुलर टेट्राहेड्रल नेटवर्क होता है इसका। डायमंड के अंदर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, जबकि ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है उसका लेयर्ड की फॉर्म में, उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे पास sp2 होती है। इसमें चारों के चारों बॉन्ड बने होते हैं, इसमें सिर्फ 3 बॉन्ड बने होते हैं, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे एग्जिस्ट करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे सारे के सारे 4 के 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो यूज़ होते हैं बॉन्डिंग में, यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि ग्रेफाइट के केस में 3 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हिस्सा लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड नहीं बनाता लेकिन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है जनरेट हो सकती है। हम कहते हैं कि जो हमारा ग्रेफाइट है वो कंडक्टर होता है, जबकि डायमंड जो होता है वो कंडक्टर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा।
इसके अलावा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। डायमंड हमारे पास वेरी हार्ड होता है, ये कटिंग टूल्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि डायमंड टिप्ड ग्लास कटर एंड ऑयल ड्रिल्स वगैरह में इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ग्रेफाइट की देखें तो कंडक्ट कर सकता है ये इलेक्ट्रिसिटी को, ये बैटरीज़ वगैरह में यूज़ होता है, ये स्लिपरी होता है और एज आ लुब्रिकेंट भी काम करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अगर हम ग्रेफाइट को देखें और डायमंड का डिफरेंस देखें तो इसमें ये होता है कि डायमंड हमारे पास वेरी स्टेबल होते हैं, कार्बन के एलोट्रोप हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, जबकि ग्रेफाइट जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। डायमंड हमारे पास हार्डेस्ट मिनरल है, ग्रेफाइट हमारे पास सॉफ्ट मिनरल है। डायमंड हमारे पास 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं अराउंड 1 कार्बन एटम, जबकि हमारे पास देखें ये बॉन्ड आपस में ही बनाते हैं, इसमें प्योर कार्बन होती है, कोई दूसरा नहीं होता, हर कार्बन दूसरी कार्बन के साथ ही 4 बॉन्ड बना रहे हैं। जबकि ग्रेफाइट में 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं अराउंड 1 कार्बन एटम, और उसमें जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, वही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसकी अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो फेस सेंटर इसका क्यूबिक क्रिस्टल होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होती है उसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। डायमंड जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो ओपेक होता है। ये इसका कुछ डिफरेंस था। मेन फोकस हमारा जो है फ्लोरीन्स है, फ्लोरीन्स, और इसकी हमने कुछ एप्लीकेशंस देखनी हैं। फ्लोरीन हमारे पास 3rd क्लास है एलोट्रॉप्स की, कार्बन की एलोट्रॉप्स की 3rd फॉर्म है, वो एग्जिस्ट कर सकती है बाल्स की फॉर्म में, केजेस की फॉर्म में और ट्यूब्स की फॉर्म में भी। देखें हम फ्लोरीन्स ही कितनी ज़्यादा शेप्स में एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप पहले डायमंड और ग्रेफाइट, यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, ये इसका डायमंड का। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है ना, डायमंड के अंदर कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, वो आपस में कंबाइन होती रहती हैं, कंबाइन हो के इस तरह से एक क्रिस्टल देती है हमें। और डायमंड जो होती है वो इस तरह से हमारे पास प्लेनर जो होते हैं ना वो इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्रिस्टल्स देते हैं। फ्लोरीन्स देखिए स्फेरिकल फॉर्म में, ये क्या है स्फेरिकल फॉर्म में। फ्लोरीन की ही टाइप है ये नैनो ट्यूब्स, ये इस तरह से ट्यूब्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्लोरीन्स है डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। हम कहते हैं कि इसके अंदर भी कार्बन जो होते हैं वो सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों तरह से कनेक्टेड होते हैं, या सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। इसमें ग्रेफाइट की तरह की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, क्लोजली और पार्शली क्लोज मैश होता है, इसके अंदर फ्यूज रिंग हो सकती हैं जो कि 5 मेंबर भी हो सकती हैं और 7 मेंबर भी हो सकती हैं। ये जो इनके मालिक्यूल है वो होलो स्फीयर की फॉर्म में हो सकते हैं, एलिप्सॉइड, ट्यूब और बहुत सारी अदर शेप्स और साइज़ इसके हो सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास कार्बन की डिफरेंट कहते हैं कि तादाद हो सकती है, जिसको हम जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला CN से शो कर सकते हैं। N हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम, कार्बन एटम होंगे, जैसे C60 सबसे कॉमन फ्लोरीन्स जो है वो C60 है, जिसको बकमिनिस्टर फ्लोरीन्स भी कहते हैं, ये C60। इसके अलावा हमारे पास C70 हो सकता है, C36 हो सकता है, C84 हो सकता है। ये हमारे पास मिनिमम है और इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो C60 है, उसको हम बकमिनिस्टर फ्लोरीन्स कहते हैं और इसी की बेस पे इनका नाम रखा गया था। देखें अब इनके नाम चेंज करें, इसके नाम देखें शेप्स की वजह से। क्लोज जो फ्लोरीन्स होंगी स्पेशली C60 उसको हम बक्की बाल्स कहते हैं, जो नेस्टेड क्लोज फ्लोरीन्स होंगी उसको बक्की अनियंस कहेंगे। इसके अलावा जो सिलेंड्रिकल फ्लोरीन्स होंगी, सिलेंडर की फॉर्म में उसको कार्बन नैनो ट्यूब्स और बक्की ट्यूब्स कहेंगे। और जो सॉलिड फॉर्म में होगी बक सॉलिड फॉर्म ऑफ प्योर और मिक्स फ्लोरीन उसको फ्लोराइड कहेंगे। ठीक है, डिफरेंट तरह से उसके डिफरेंट नेम्स हैं, वो कौन सा नेम किस तरह से है वो यहाँ पे बताया गया है। C60 को बक्की बाल्स हमने अक्सर सुना होगा नाम, तो फ्लोरीन्स को ही हम कहते हैं। नेस्टेड फॉर्म में है तो बक्की ऑनियंस, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो नैनो ट्यूब्स या बक्की ट्यूब्स, और बक्की सॉलिड फॉर्म में है तो उसको फ्लोराइड कहेंगे। ये डिस्कवर कैसे हुए थे?
डिस्कवर ऐसे हुए कि इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया कि कार्बन को वेपराइज़ किया, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट को वेपराइज़ किया वेपर्स की फॉर्म में, उसको हीलियम का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया, हीलियम का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया और कार्बन को वेपराइज़ किया। उसके वेपराइज़ करने के बाद उन्होंने उस वेपर फॉर्म को मास स्पेक्ट्रम में भेजा। मास स्पेक्ट्रम हमारे पास मास की कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसको हम बोलते हैं, वो हम किसी भी एलिमेंट के मास को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कार्बन को हीलियम एटमॉस्फेयर में वेपोराइज़ करने के बाद जब उसको मास स्पेक्ट्रम उसका चेक किया गया, मतलब मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पास करवाया गया, तो हमने देखा कि जो ज़्यादातर जो हमारे पास पीक्स आ रही थी वो कार्बन 60 की थी और कार्बन 70 की थी। ये हमें दो मिले, ठीक है। कार्बन 60 हमारे पास वही बक्कीबाज या फ्लोरीन या बकमिनिस्टर फ्लोरीन जिसको हम कहते हैं, ये सारे उसको ही कहते हैं। ये इन्होंने लेज़र जो लाइट थी ना उसके थ्रू इसको वेपराइज़ किया था कार्बन को, जबकि उन्होंने कहा कि जब हम इसको इलेक्ट्रिकली वेपराइज़ करेंगे ग्रेफाइट को, तो तब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट, अप्रिशिएबल अमाउंट बक्कीबाज की हमें मिलेगी, जो कि तकरीबन 14% सूट को चेक किया गया तो उसके अंदर कार्बन 60 और उससे रिलेटेड जो मालिक्यूल थे कार्बन 70 वो एग्जिस्ट कर रहे थे, वो पाए जा रहे थे ज़्यादातर। इसके अलावा उन्होंने C76, C84 इसको भी ऑब्ज़र्व किया और C36 को भी, जो कि स्मॉलेस्ट फ्लोरीन्स है। ठीक है। इसकी जो बॉन्डिंग मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, वो ग्रेफाइट की तरह थी, मतलब इसके जो बॉन्ड थे वो इंटरमीडिएट थे सिंगल और डबल बॉन्ड में। इसकी सॉल्बिलिटी देखी गई तो ये वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्बल थे, जबकि डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं वो सॉल्बल नहीं होते। इनकी इसी सॉल्बिलिटी की वजह से हमें फ्लोरीन्स को सेपरेट करने में मदद मिली कि हम फ्लोरीन्स को सूट से किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, और आपस में भी जो फ्लोरीन्स हैं उससे भी एक दूसरे को हम सेपरेट कर सकते हैं। किस वजह से, किस बेस पे, इनकी सॉल्युबिलिटी की बेस पे। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जैसे ही हमारे पास फ्लोरीन्स की डिस्कवरी हुई, उसको बहुत ज़्यादा इसके यूजेज जो है वो देखे गए, स्पेशली इसकी मेडिकल साइंसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। जैसे कि यहाँ पर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस हैं जिसमें डिज़ाइनिंग ऑफ हाई परफॉर्म MRI वगैरह जो होती हैं उसमें इसका काम होता है। एक्सरे इमेजिंग, कंट्रास्ट एजेंट्स जो होते हैं उसमें होती है। ड्रग, जीन डिलीवरी, फोटोडायनेमिक थेरेपी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी मेडिकल से रिलेटेड टर्म्स हैं। इस मेडिकल में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा यूजेज है। इसको मेडिकल रिसर्च में यूज़ किया गया, जिसमें ज़्यादातर जो है इसको कैंसर जो सेल्स हैं उसके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी को देखा गया। फ्लोरीन्स जो हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए गए। इसमें डिफरेंट मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म को मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस किया कि किस तरह से फ्लोरीन्स जो है काम करता है कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए, या उनको किल करने के लिए, या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। बस मैंने जस्ट इतना बताया यहाँ पे कि फ्लोरीन्स जो होते हैं वो ट्यूमर की ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर सेल की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। वो उनकी अब्जॉर्प्शन होती है, वहाँ पे फ्लोरीन अब्जॉर्ब करके उनकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो इसकी बायोमेडिकल जो साइंसेस हैं, मेडिकल की फील्ड में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। ठीक है। यहाँ तक हमारे पास फ्लोरीन्स जो है एंड हो चुका है। यहाँ तक कार्बन को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलिकॉन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।